तो हेलो बच्चों, अपने पिछली क्लास के अंदर किया था हमने, पिछली क्लास में मीनिंग कर लिया था, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे रेशियोज के। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लिमिटेशंस, यानी रेशियोज की कमियां क्या होती हैं। तो रेशियो की सबसे पहली कमी ये होती है कि उसका लिमिटेड यूज़ होता है एक रेशियो का, यानी एक जो तुमने रेशियो निकाला, मान लो तुमने करंट रेशियो निकाला, करंट रेशियो के अंदर तुम्हारे एक करंट रेशियो का एक ही यूज़ होता है। और प्लस इसकी एक और कमी क्या होती है कि झूठी तस्वीर प्रस्तुत कर पाते हैं रेशियोज, यानी अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं फॉल्स पिक्चर। क्योंकि देखो क्या होता है, रेशियोज ना डेटा के ऊपर बनते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं और डेटा के हिसाब से हम रेशियो बनाते हैं। अगर तुमने डेटा के अंदर ही पंगा कर दिया तो जो रेशियो का जो रिजल्ट आएगा, रेशियो भी एक झूठी तस्वीर प्रस्तुत करेगा। पॉइंट नंबर 2, ओनली अ मीडिया फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी हम इससे सिर्फ चीज़ों को इंटरप्रेट यानी समझ पाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की अभी भी ज़रूरत होती है, यानी अभी तक तुमने सिर्फ चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखा है, इन्वेस्टिगेशन तो भैया तुम ही करोगे अभी। पॉइंट नंबर 3, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? बदलाव ताकि चीज़ अट्रैक्टिव बन सके। विंडो ड्रेसिंग, जैसे कि तुमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के अंदर तुमने इस प्रकार चेंजेस कर दिए कि बैलेंस शीट देखते सामने वाले को लग रहा है कि वाह क्या बात है। अब जब तुमने, एक तरह से हम इसको फ्रॉड भी बोल सकते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग यानी एक तरह से फ्रॉड। जब तुमने फ्रॉड करने की कोशिश करी तो क्या जो पिक्चर बन के आएगी रेशियोज के सामने से, वो आएगी एक मिसलीडिंग और यानी झूठी तस्वीर निकल के आएगी, क्योंकि वो डेटा पर आधारित है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। जो रेशियो ने तुम्हें डेटा बताया, जो भी चीज़ तुम्हें निकाल के दी, वो होती है क्वांटिटेटिव, यानी वो तुम्हें किस फॉर्म में आया कि 2:1, 20:2, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की फॉर्म में आया। ये तुम्हें सिर्फ संख्याएं बता रहा है, ये तुम्हें उसके पीछे की तस्वीर खुद से नहीं बता रहा। तो इसलिए वो तुम्हें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, क्वालिटेटिव यानी उसके पीछे की भावनाएं क्या है ये तुम्हें नहीं बताता। पॉइंट नंबर 5, अकाउंटिंग की कमी इसमें विद्यमान रहती है। रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर गलतियां हो, तुमने कोई सा भी डेटा बनाने के अंदर गलती कर दी हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गलत अप्लाई कर दी हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो तुम्हारा रेशियो है, रेशियो खराब आएगा। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। अब देखो, रेशियो जो है, रेशियो को कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ। अगर तुम देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, सारे के सारे वही फॉलो करते हैं। बैलेंस शीट को भी बनाने का कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड होता है। अब लेकिन एक कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो को लेके नहीं है और हो भी नहीं सकता, पता है? क्योंकि एक सीमेंट इंडस्ट्री के रेशियो को तुम अगर स्टैंडर्डाइज कर दोगे और दूसरी तरफ तुम कहोगे कि नहीं नहीं सीमेंट इंडस्ट्री वाले जो रेशियो है ना, वो तुम्हारे कपड़े वाले इंडस्ट्री में भी लगेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेशियो स्टैंडर्डाइज भी नहीं हो सकते वैसे तो, और क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते तो उनको कंपेयर करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है कि करंट रेशियो 2:1 है। किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कंपनी का करंट रेशियो क्या पता उसमें तुम्हें ज़रूरत 5 की और तुम 2 पे ही नाचने लगे कि हाँ भाई हमारा तो 2 हो गया, 2 हो गया, लेकिन ज़रूरत तुम्हें तो 5 की है ना। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, इसलिए प्रॉब्लम होती है। पॉइंट नंबर 7, फ्यूचर एस्टिमेट्स पास्ट के बेस पर होता है। अब जो हम डेटा यूज़ करते हैं रेशियो का, जिसे हम आगे सोचते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, वो किस बेसिस पे होता है? वो पास्ट के बेसिस पे होता है। अब तुम इसको एग्जांपल में देखो तो एक बच्चा है जिसने अभी तक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ठीक है, 10th में भी बहुत अच्छे नंबर लाए, 8th में भी बहुत अच्छे नंबर लाए। क्या ये कोई गारंटी है कि वो 12th में अच्छे नंबर लाएगा? नहीं, गारंटी तो नहीं है। लेकिन तुम कैसे बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो अच्छे नंबर लाएगा? क्यों? क्योंकि तुमने पास्ट को स्टडी किया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब यही सिचुएशन होती है रेशियोज के साथ। रेशियो क्या, पास्ट को स्टडी कर रहा है, पास्ट को स्टडी कर रहा है, इस चक्कर में क्या होता है, वो फ्यूचर का एस्टिमेट पास्ट के बेसिस पर बनाता है, जो कि हो सकता है गड़बड़ भी निकल के आ जाए। पॉइंट नंबर 8, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। खुद की गलती, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला आदमी, यानी बैलेंस शीट, P&L, ये सब मैंने बनाया, ठीक है, और मेरे को ही बोल दिया कि भाई रेशियो बता कि अपना कंपनी ढंग से काम करिए कि नहीं करिए, ये सब जानकारी हमें दे। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि भाई बैलेंस शीट और P&L गलत है और रेशियोज गलत निकल के आ रहे हैं। मैं रेशियोज को इस तरीके का बना दूंगा कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई हमारे तो रेशियोज ठीक चल रहे हैं। तो मेरी खुद की पर्सनल एबिलिटी और मेरी खुद की किसी भी चीज़ के साथ भेदभाव करने की क्षमता के कारण क्या होता है, रेशियोज पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। भेदभाव तो तुम्हें समझ आ गया। अब पर्सनल एबिलिटी यानी मान लो कोई सा बंदा रेशियोज को बारे में कुछ जानता ही नहीं और तुमने उसको बोल दिया कि रेशियोज बना के दे, तो रेशियोज गलत ही निकल के आएंगे। अब जब रेशियोज गलत निकल के आएंगे तो उससे क्या होगा, उसका तुम्हारा रेशियोज का प्रभाव खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, डोंट रिफ्लेक्ट
प्राइस लेवल चेंज, यानी जो भी मूल्य के अंदर परिवर्तन आए हैं उसका रेशियोज़ पे कोई भी फर्क दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने नोट किया होगा जब भी हम रेशियोज़ की कैलकुलेशन करते हैं हम सीधा कैलकुलेशन करके फाइनल रिजल्ट बता देते हैं, उसके अंदर कहीं भी इन्फ्लेशन, महंगाई जैसी चीज़ों का हम इफेक्ट नहीं लेते। तो यानी 2010 का रेशियो 2022 के रेशियो के साथ कंपेयर पॉसिबल नहीं है। 12 साल का गैप आ गया। पॉइंट नंबर 10, ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम सही कंक्लूजन निकाल पाएँ। रेशियो ने तुम्हें एक छोटी सी डेटा दे दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी तुम्हें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है कि रेशियो एक बहुत ही लिमिटेड सेक्टर के अंदर काम करता है और बाकी सारा का सारा जो एरिया है वो खाली रह जाता है। जैसे कैश इंक्रीज हुआ, ऑपरेशन से वो कैश कभी नहीं आया था। यानी अगर मान लो P&L बन रखा है, P&L के अंदर क्या हो रखा है तुम्हारा, सॉरी P&L नहीं होगा इसका, मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसके अंदर कैश दिखाया और तुमने बहुत खुश हो गए कि भाई कैश तो है 100 करोड़, लेकिन पता चला ये 100 करोड़ तुम्हारे धंधे से तो आया ही नहीं, ये तो आगे इंटरेस्ट से आया। तो एक चीज़ बताओ, ये तुम्हें क्या बता रहा है कि कैश इंक्रीज़ तो हुआ लेकिन धंधे से नहीं आया। तो कैश इंक्रीज़ अगर तुमने सिर्फ देख लिया रेशियो से कि हाँ भाई हम तो खुश हैं भाई कैश फुल है, लेकिन रेशियो ने ये तो नहीं बताया भैया कि ऑपरेशन से नहीं आया, कमी तुम्हारे अंदर अभी भी है। तो बच्चों ये थे जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। और एक और चीज़ हम इसी के अंदर कवर कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है रेशियोज़ का। तो देखो रेशियोज़ को अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये 4 तरीके के क्लासिफिकेशन, ये ज़्यादातर लोगों ने माना है और हम भी इसी को आगे बेस बना के आगे कैरी ऑन करते हैं। और यही जो क्लासिफिकेशन है, ये 4 तरीके का क्लासिफिकेशन तुम्हारी बुक में भी दे रखा है। तो पहला होता है लिक्विडिटी के बेस पर, दूसरा होता है लेवरेज के बेस पर, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियोज़ और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, इनके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक इतना ही नोट करो, मीनिंग कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव्स कर लिया और उसकी लिमिटेशंस कर ली। तो बच्चों आज की क्लास में यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।